अगर आपने सामने वाले को कहा कि यार इतने टाइम बाद पेमेंट कर दोगे, ऐसे पेमेंट कर दोगे, वैसे कर दोगे, बट अगर पेमेंट में कुछ ऊंचा नीचा हुआ तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दोगे। जिस कंडीशन, जिस स्टिपुलेशन में कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का राइट आ गया, इसका मतलब ये कुछ ऐसी स्टिपुलेशन होगी जो कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज्यादा सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होंगी। यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा एक चार्ट बना रखा है, इसी चार्ट से पढ़ाऊंगा ताकि फटाफट आपके दिमाग में सेट हो जाए। अब जो रिप्रेजेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन जाती है उनको स्टिपुलेशन कहते हैं। स्टिपुलेशन में से जो मेन एसेंशियल होती है कॉन्ट्रैक्ट की उनको कंडीशन कहते हैं, और जो कोलेटरल होती है उनको हम वारंटी कहते हैं, राइट। आप पर्टिकुलर कोई सेगमेंट में हो, सेक्टर में हो, एरिया में हो, और ट्रेड के यूजेज के हिसाब से सेलर इस चीज के लिए जिम्मेदार होगा, उसके लिए यह सेलर जिम्मेदार होगा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की यूनिट नंबर 2। आई एम अज्यूमिंग कि यूनिट नंबर 2 जब आप मेरे साथ स्टार्ट कर रहे हो, मतलब यूनिट नंबर 1 जो है वो आपने कंप्लीट कर ली है, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2। अब यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको अभी बात करूंगा दो चीजों के बारे में कि कोई भी आप अगर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हो तो वहां पे दो बातें आपके पास आती हैं। एक आती है टाइम के रिगार्डिंग। अब टाइम किसका? एक तो टाइम डिलीवरी का, और एक बात आएगी कि भैया कई बार हम बात करेंगे टाइम विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट। कभी आप पेमेंट कब करोगे इसके बारे में आप बात कर लो। तो मैं जब कह रहा हूं कि हम जब बात कर रहे हैं टाइम के रिगार्डिंग, तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं पेमेंट के रिगार्डिंग बात करता हूं ना, तो पेमेंट के रिगार्डिंग जो टाइम है वो एक एसेंशियल एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मतलब अगर पेमेंट में कुछ ऊपर नीचे हुआ ना तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। आ रहा है समझ में? मतलब ये एसेंस जो है ये नहीं है। मतलब अगर आपने सामने वाले को कहा कि यार इतने टाइम बाद पेमेंट कर दोगे, ऐसे पेमेंट कर दोगे, वैसे कर दोगे, बट अगर पेमेंट में कुछ ऊंचा नीचा हुआ तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दोगे। तो प्रिज्यूम नहीं किया जाता कि टाइम एक एसेंस होगा, मतलब पेमेंट के रिस्पेक्ट में, बट यस डिलीवरी के रिस्पेक्ट में होता है। आपने सामने वाले को कहा यार इस दिन गुड्स डिलीवर होने चाहिए, तो भैया ये एक एसेंस पार्ट है। उस दिन अगर डिलीवर नहीं हुआ ना, सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? रेप्यूडिएट कर सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। दिमाग में गया? अगर ये बेसिक समझ में आया तो अब हम चलते हैं यहां पे जहां पे बात हो रही है सेक्शन नंबर 11 की। किसकी बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चों? सेक्शन नंबर 11, जिसमें हम बात कर रहे हैं स्टिपुलेशन, मतलब टर्म विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब टाइम में दोनों, पेमेंट की भी और डिलीवरी की भी। अब देखो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको वैसे समझा दिया है। अब थोड़ा सा अपन इस फॉर्मेट में कर रहे हैं कि मॉड्यूल की लैंग्वेज जो है आपके दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। अब देखो, डिस्प्यूट ऑफन अराइजेस ऑन डिले इन पेमेंट और डिलीवरी। बहुत बार ऐसा होता है कि बायर और सेलर के बीच में डिस्प्यूट होता है कि यार तुमने टाइम से पेमेंट नहीं किया, तुमने टाइम से डिलीवरी नहीं की। तो सेक्शन 11 डिसाइड करता है इफ टाइम इज एसेंस और नॉट, कि टाइम इसमें एसेंस है या एसेंस नहीं है। आ रहा समझ में? अब यहां पे देखो लीगल इंपैक्ट। अब डिटरमाइन क्या होगा यहां से? इस सेक्शन 11 से डिटरमाइन होगा कि कब आप कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, या कब आप सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, वो आपको आइडिया लगेगा। अब मैंने कहा आते हैं अगले वाले पार्ट पे, टाइम ऑफ पेमेंट। मैंने आपको क्लियरली बोला नॉट ऑफ द एसेंस, ये भी यहीं पे ही लिखा है, नॉट ऑफ द एसेंस अनलेस एक्सप्रेसली अग्रीड। आपने एक्सप्रेसली अग्री किया है तभी ये एसेंस बनेगा, अदरवाइज मेरे प्यारे लाडलो ये एसेंस नहीं बनेगा, ठीक है। वहीं पे अब आप देखो लीगल इफेक्ट। तो अगर पेमेंट में डिले हुआ तो क्या होगा? आपको डैमेजेस मिलेंगी, आपको इंटरेस्ट जो होगा उसकी आपको हर्जाना मिलेगा। मतलब डिले इन पेमेंट हुआ तो डैमेजेस मिलेगी, इंटरेस्ट मिलेगा, बट आप कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट मतलब कैंसिल नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं टाइम ऑफ डिलीवरी। मैंने आपको क्या बताया? ऑर्डिनरीली ऑफ द एसेंस, ऑर्डिनरीली ऑफ द एसेंस डिलीवरी मस्ट बी विद इन द स्टिपुलेटेड और रीजनेबल टाइम। मतलब आपने जो तय किया, तय नहीं किया तो रीजनेबल टाइम में डिलीवरी होनी चाहिए। लीगल इंपैक्ट, अगर डिले हुआ डिलीवरी में तो ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गया, और बायर क्या करेगा? रेप्यूडिएट कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है। अब देखो एसेंस और नॉट, कैसे पता पड़ेगा एसेंस है या नहीं है? तो नॉर्मली तो टर्म्स एंड कंडीशन जो होगी कॉन्ट्रैक्ट की वो देखी जाएगी, और केस बाय केस बेसिस पे डिसाइड किया जाता है यहाँ पे एसेंस है या एसेंस नहीं है। उसके बाद प्राइस फिक्सेशन। प्राइस जो होती है कॉन्ट्रैक्ट में लॉ में फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है, अलग अलग मैनर के थ्रू भी आप डिसाइड कर सकते, पर्टिकुलर तरीका भी हो सकता है जो हम ऑलरेडी यूनिट 1 में कवर करके आए हैं। तो मुझे बताओ ना, क्या ये बेसिक वाला सेक्शन 11 आपके दिमाग में सेट हो गया कि अगर हम स्टिपुलेशन एज टू टाइम की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे लाडलों, तो उसमें डिलीवरी का और पेमेंट का क्या कैसे रूल होता है, लीगल इंपैक्ट क्या होता है, हम लोगों ने सारा का सारा फटाफट डिस्कस किया।
अब हम कहां चलेंगे? सेक्शन 11 के बाद अब चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों सेक्शन 12 पे। बट जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मैं आपको पहले बेस बनाऊंगा फिर आपको रीड कराऊंगा तो आपके लिए इजी रहेगा। अब देखो क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस होती है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होती है? बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस होती हैं। रिप्रेजेंटेशन मतलब आपको रिप्रेजेंटेशंस देनी होती है। किस किस को आपको रिप्रेजेंटेशंस देनी पड़ती है? भाई जब सेलर माल बेच रहा होता है बायर को, तो उस समय बहुत सारी चीजें होती है जो सेलर होता है ना वो बायर को बताता है। अब इसमें से ऑब्वियसली जितनी रिप्रेजेंटेशंस होती हैं सारी तो इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट ऐसी रिप्रेजेंटेशन जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनती है, आरएस में ऐसी रिप्रेजेंटेशन जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनती है मेरे प्यारे बच्चों, आरएस में उनको हम कहते हैं कि दो पार्ट में मैं डिवाइड कर सकता हूं। ऐसी रिप्रेजेंटेशन जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन जाती हैं, आप ये भी कह सकते हो उनको मैं स्टिपुलेशन कहता हूं। क्या कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों? स्टिपुलेशन कहता हूं कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, तो ये मेरी क्या बन गई? स्टिपुलेशन बन गई। और मैं कहता हूं स्टिपुलेशन को मैं दो भाग में बांटा। एक पार्ट था उसका कंडीशन था, और दूसरा पार्ट क्या था मेरे प्यारे बच्चों? वारंटी। एक का कंडीशन है और दूसरे का क्या है? वारंटी। अब मैंने कहा ऐसी है, वापस देखो कनेक्ट करना, बहुत सारी सेलर ने बायर को रिप्रेजेंटेशंस दी। अब उन रिप्रेजेंटेशंस में ऐसी रिप्रेजेंटेशंस थी जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनी, मतलब जिनको मैं स्टिपुलेशन कह सकता हूं। अब वो जो स्टिपुलेशन है वो दो भागों में बटी, एक कंडीशन और एक वारंटी। कंडीशन मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कंडीशन टूटी हारासन में, तो भैया सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। क्या बोला मैं? अगर कंडीशन टूटी तो सामने वाली पार्टी क्या कर सकती है? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। बट अगर मान लो वारंटी टूटी तो भैया आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। मतलब आप सिर्फ, ये ऐसी स्टिपुलेशन होती है जो कॉन्ट्रैक्ट, यार देखो ना, जिस स्टिपुलेशन में कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का राइट आ गया, इसका मतलब ये कुछ ऐसी स्टिपुलेशन होगी जो कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज्यादा सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होंगी कि अगर वो पूरी नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। बट कुछ ऐसी स्टिपुलेशन भी होगी जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट तो है बट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो अगर टूटी तो कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा नहीं, सिर्फ आपको जो नुकसान हुआ है, जो डैमेजेस हुए हैं, उसकी भरपाई होगी। आ रहा समझ में? तो मैंने एक बेस बना दिया, अब हम मॉड्यूल का कंटेंट कवर करेंगे तो ईजी होगा। आ रहा समझ में? अब देखो जो मैंने आपको बताया बोल के वो यहां लिखा हुआ है, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द सेलर ऑफन मेक्स रिप्रेजेंटेशंस स्टेटमेंट्स अबाउट द क्वालिटी, नेचर और फिटनेस ऑफ द गुड्स। सही है? तो सेलर क्या करता है? बायर को बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन देता है। देन इफ दीज रिप्रेजेंटेशंस फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और अगर इन रिप्रेजेंटेशन में से कोई ऐसी चीज है जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनती है, उनको हम स्टिपुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उनको हम स्टिपुलेशंस कहते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी बता के लाया हूं। अभी जो स्टिपुलेशन है वो दो टाइप की होती हैं, एक कंडीशन और एक वारंटी। ये होती है एसेंशियल, मतलब ये टूटी तो कॉन्ट्रैक्ट टूटा, और वारंटीज जो होती हैं वो होती है कोलेटरल, मतलब ये टूटी तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं टूटेगा, आपको जो नुकसान हुआ है उसकी आपको भरपाई मिलेगी। मुझे बताओ ना, दिमाग में सेट है या दिमाग में सेट नहीं है? 100% सेट होगा। अब चलते हैं आगे, अब कंडीशन पे बात करेंगे, डिटेल में करते हैं। कंडीशन एक ऐसी, अब देखो कंडीशन भी है तो स्टिपुलेशन ही मेरे प्यारे बच्चों, एंड दिस इज एसेंशियल टू द मेन पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 2, ब्रीच ऑफ कंडीशन, बायर कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, एंड अगर उसको कोई नुकसान हुआ है उसकी डैमेजेस की भरपाई भी ये कर सकता है। नेक्स्ट, नॉन फुलफिलमेंट डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अभी मैं आपको एग्जांपल क्लियर करवाऊंगा। अरे यार, अगर आपने कंडीशन ही तोड़ दी तो जिस पर्पस के लिए सामने वाले ने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, आपने तो वही तोड़ दिया यार। आ रहा समझ में मैं क्या कह रहा हूं? अब मैंने कहा यहां पे आगे देखो, अब एग्जाम्पल। तो गाइस चलते हैं एग्जाम्पल पे। क्या कहता है एग्जाम्पल? देखो, P wants to purchase a car from Q। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, P Q से कार परचेज करना चाह रहा है, विच कैन हैव अ माइलेज ऑफ 20 किलोमीटर पर लीटर। मतलब जिसकी माइलेज कितनी होनी चाहिए? कम से कम 20 किलोमीटर पर लीटर। मतलब क्या यहाँ पे ये जो बायर है उसने एक अपनी स्पेसिफिक कंडीशन बताई कि भैया 20 किलोमीटर पर लीटर होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई अब सामने वाले ने मतलब अपना पर्टिकुलर पर्पस बता दिया, क्यू ने कहा कि भैया ये जो कार है ये आपको सूट करेगी, और लेटर पी क्या करता है, उसके कहने पे गाड़ी खरीद लेता है। बट भैया बाद में पता पड़ता है वो जो गाड़ी एवरेज दे रही है वो तो सिर्फ कितना दे रही है? 15 किलोमीटर पर लीटर। अब आप मुझे बताओ ना, जब पी क्यू के पास गया उसने स्पेसिफिकली बताया था कि मुझे यार वही गाड़ी खरीदनी है, मतलब अगर
20 किलोमीटर पर लीटर गाड़ी एवरेज नहीं देगी तो मैं वो गाड़ी खरीदूंगा ही नहीं। तो आप मुझे बताओ ना, यहां पे अगर वो 15 किलोमीटर पर लीटर अगर एवरेज दे रही है तो इसका मतलब तो क्या हुआ, एक कंडीशन, मेन असेंशियल पार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट था वो टूटा। तो इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब क्या है, हेंस इट इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। मतलब कंडीशन क्या हुआ, यहाँ पे टूट गई। अगर कंडीशन टूट गई तो अब भी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है, उसको कोई अगर नुकसान हुआ तो डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। ठीक है, अब हमने कंडीशन दिमाग में पूरा का पूरा फिट कर लिया। अब हम चलते हैं, अब अगेन एक और एग्जांपल आप देख लो, बिल्कुल आइडिया इजी लग जाएगा। एक स्कूल है, उसने ऑर्डर करी कि भैया उनको फिजिक्स की बुक्स चाहिए, वो भी क्लास 12th की। जो सेलर था उसने क्लास 10th की बुक्स दे दी। अब आप मुझे बताओ यार, कंडीशन टूटी है या वारंटी टूटी है? ऑब्वियसली कंडीशन टूटी है ना। अब जो 12th फिजिक्स वाला बंदा है वो 10th क्लास की किताब का क्या करेगा? क्लैरिटी है? तो आई होप अब आप समझ पा रहे हो। मतलब मेरा ये एग्जांपल देने का पर्पस ये है कि आप कंडीशन एंड वारंटी में डिफरेंशिएट कर पाओ। क्या बोला था हमने, सेलर बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, किसको? बायर को। अब जो रिप्रेजेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन जाती है उनको स्टिपुलेशन कहते हैं। स्टिपुलेशन में से जो मेन असेंशियल होती है कॉन्ट्रैक्ट की उनको कंडीशन कहते हैं, और जो कोलेटरल होती है उनको हम वारंटी कहते हैं। राइट? तो कंडीशन हमने सेट कर लिया विद एग्जांपल। अब मैं वारंटी भी आपको सेट करवा देता हूं। जैसा अभी अभी मैंने आपको बोला कि भैया ये क्या है, कोलेटरल है। वारंटी क्या होती है? कोलेटरल होती है। उसके बाद में अगर आपने ब्रीच ऑफ वारंटी करी तो बायर डैमेजेस क्लेम कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। आ रहा समझ में? इन सिंपल वर्ड्स देख लो, नॉन फुलफिलमेंट डज नॉट डिफीट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आ रहा समझ में? बट यस, बायर गेट द गुड्स दो नॉट एग्जैक्टली एज प्रॉमिस। तो जो उसको नुकसान हो रहा है उसके डैमेजेस देके फ्री हो जाएंगे, बट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट उसको नहीं देंगे। दिमाग में गया आपने क्या बात हो रही है यहाँ पे? चलिए, अब मैंने कहा यहाँ पे ये सेकंड वाला एग्जांपल देखो, ये काम का है हमारे। अब यहां पे क्या हुआ कि मोबाइल फोन सोल्ड विथ फ्री ब्रांडेड ईयरफोन्स। मतलब हम किसी के यहाँ मोबाइल खरीदने गए, उसने मोबाइल हमें दे दिया और उसने कहा कि इसके साथ फ्री में मैं आपको ईयरपॉड्स भी दे रहा हूं, ये ईयरफोन्स दे रहा हूं। अब हम जब घर आए तो पता पड़ा ये जो ईयरफोन्स है ये तो चल ही नहीं रहे, या ईयरफोन जो है वो क्या है, अनब्रांडेड है, वॉट एवर द केस में भी। तो अब आप ये नहीं कह सकते सामने वाले को कि फोन अगर ठीक चल रहा है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करूंगा, क्योंकि भैया मेन कॉन्ट्रैक्ट तो फोन का था ना, उसके साथ ईयरफोन्स आ रहे थे। अब जो आपकी कमी है आप जाके उससे डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, आ रहा समझ में, बट आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। क्लियर है? चलिए, अब हम एक बार डिफरेंस बिटवीन भी देखते हैं, ये दोनों में डिफरेंस भी क्लियर कर लेते हैं। मुझे बताओ ना, अगर मीनिंग बोलूंगा तो समझ में आ जाएगा। ये एसेंशियल है और वो क्या है, कोलेटरल। क्या है ये, क्या है एसेंशियल, वो क्या है, कोलेटरल। उसके बाद में नेचर क्या है, अरे यार ये जो कंडीशन है ये रूट कॉज है जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ, तो गोज टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसके बिना कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं। यहां पे इट डज नॉट गो टू द रूट कॉज, ये कोलेटरल इवेंट है। कौन सा इवेंट है? कोलेटरल। ब्रीच, अगर कंडीशन टूटी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, डैमेजेस भी मिलेगी। यहां पे वारंटी टूटी, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, सिर्फ आपको क्या मिलेंगी, डैमेजेस मिलेंगी। उसके बाद में कन्वर्जन, ये जो कंडीशन है इसको अगर आप मान लो, अगर कोई कंडीशन टूटी बट सामने वाला चाह रहा है कि नहीं यार मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करना चाह रहा, तो यस वो कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू भी कर सकता है और जो नुकसान हुआ उसके डैमेजेस ले सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट टूटा, कंडीशन टूटी, आप मान सकते हो कि वारंटी टूटी है, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करोगे, नुकसान हुआ वो ले सकते हो। बट अगर आपकी वारंटी टूटी, आप ये नहीं कर सकते कंडीशन टूट गई मैं तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहता हूं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल, ऑलरेडी हम लोगों ने उसमें दो एग्जांपल देख के आए, इसमें एक एग्जांपल देखा, तो एग्जांपल अलग से देखने की जरूरत नहीं। मुझे बताओ ना, क्या हमें स्टिपुलेशन एज टू टाइम का कॉन्सेप्ट और दूसरा कंडीशन एंड वारंटी का कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो गया? आ रहा समझ में? फटाफट एक बार डिफरेंस बिटवीन देख लो, 10 सेकंड में फटाफट एक बार नजर घुमा लो इसमें। डन है गाइस? चलिए, तो गाइस अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 13 पे। अब सेक्शन 13 क्या कहता है वो मैं आपको बताता हूं, तो फटाफट पहले मैं इस पे आ जाता हूं। यहां पे मैंने पूरा का पूरा एक चार्ट बना रखा है, इसी चार्ट से पढ़ाऊंगा ताकि फटाफट आपके दिमाग में सेट हो जाए। अब गाइस सेक्शन 13 क्या कहता है, कई बार ऐसा होता है कि भले ही टूटी तो है कंडीशंस, बट माना जाएगा कि भाई टूटी है वारंटी। आ रहा समझ में? आई होप दिमाग में सेट होगा यार। हमने कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त सेलर ने बायर को बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस दी, उन रिप्रेजेंटेशंस में कुछ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनी, उनको स्टिपुलेशन कहते हैं। कुछ स्टिपुलेशन असेंशियल थी कि वो टूटी तो कॉन्ट्रैक्ट टूट सकता है, कुछ थी कोलेटरल के डैमेजेस मिलेंगे। अब मैं कह रहा हूं ये जो असेंशियल वाली टूटी ना, भले टूटी असेंशियल वाली है, बट हम उसको ट्रीट कर रहे हैं कि भैया ये तो वारंटी टूटी है, कंडीशन नहीं टूटी। तो मैं आपके सामने 4 केसेस लूंगा। इन 4 केसेस को भी कैसे लूंगा, इसमें से जो पहले 2 पार्ट हैं बेटा ये वॉलेंट्री है। पहले 2 पार्ट क्या है,
ये पहले जो दो पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों ये वॉलेंट्री है, मतलब ये बायर पे डिपेंड करेगा कि वो इसको वारंटी मानना चाहता है या नहीं मानना चाहता, और मैंने एग्जाम्पल भी लिख रखे हैं। जो फर्स्ट और सेकंड है क्योंकि वॉलेंट्री है लगभग थोड़ा बहुत सेम भी लगेगा, बट यस मैं एग्जाम्पल दोनों के अलग अलग देके डिफरेंशिएट करूंगा। देखो बायर वेव्स द कंडीशन, यहां पे बायर ने वेव कर दिया कि यार मुझे जो है ना, मैंने वेव कर दिया, मुझे नहीं चाहिए, मतलब टूटी तो कंडीशन है बट मैं नहीं मानूंगा कि कंडीशन टूटी है, तो मुझे जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई देना। एग्जाम्पल, बायर ऑर्डर फर्स्ट क्वालिटी राइस बट एक्सेप्ट सेकंड क्वालिटी राइस एट रिड्यूस प्राइस। अरे यार बायर को सेलर ने क्या किया, नहीं सेलर ने बायर को क्या किया कि जो हाई क्वालिटी राइस सप्लाई करने थे उसने उससे थोड़ा सा कमजोर क्वालिटी के राइस सप्लाई कर दिए, बट सामने वाले को लगा यार ले लेता हूं मैं, अब आरासन में कौन वापस भेजेगा, तो उसने कहा एक काम कर, मैं तेरे को हाई क्वालिटी राइस के पैसे देके आया था 50 रुपया, तूने मुझे 40 रुपए का सप्लाई किया ना, तो 10 रुपया जो है ना तू मुझे वापस लौटा दे। आरासन में तो बायर ने क्या किया, चाहता तो वो कंडीशन थी, वॉलेंट्री उसकी इच्छा पे था, वो कैंसिल भी कर सकता था बट उसने कैंसिल नहीं किया, सिर्फ डैमेजेस ले ली। ठीक है। सेकेंड, बायर इलेक्ट टू ट्रीट, मतलब यहां पे वेव कर दिया या इलेक्ट कर दिया, मतलब बायर ने यहां पे चूज कर लिया कि भैया मैं जो मुझे मिला है वही रख लूंगा। मैं जैसे कह रहा था आपको सेम टू सेम थोड़ा सा लगेगा ये, बट यस एग्जाम में दोनों को डिफरेंशिएट करना, यहाँ पे वेव किए यहाँ पे वो ट्रीट कर रहा है। आ रहा समझ में, तो ये दिमाग में सेट रखना। कार डिलीवर्ड विदाउट एडवांस म्यूजिक सिस्टम, बायर कीप्स द कार, क्लेम्स द कॉम्पनसेशन। बायर ने क्या किया, बायर ने कहा मुझे कार चाहिए, और बायर ने कहा जो मुझे कार चाहिए ना उसमें एडवांस म्यूजिक सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एडवांस म्यूजिक सिस्टम होना चाहिए, कमजोर म्यूजिक सिस्टम नहीं होना चाहिए। बट जब गाड़ी आई तो उसमें नॉर्मल सा म्यूजिक सिस्टम था। अब वो एसेंशियल कंडीशन उसने डाली थी, वो चाहता तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता, बट वो क्या कह रहा है, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करूंगा, तो जो एडवांस म्यूजिक सिस्टम के पैसे लिए ना वो मुझे वापस लौटा दे। क्लियर है। तो यहाँ पे देख रहे हो वॉलेंट्री और दोनों सेम टाइप लग रहे हैं, बट दोनों को हमने डिफरेंशिएट किया, 1 और 2 हमने कवर कर लिया। अब आते हैं नॉन सेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि डिविजिबल नहीं है। क्या है जो डिविजिबल नहीं है, लेट्स अज्यूम, इसको अपन ऐसा लेते हैं, यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है वो बाद में समझाएंगे, पहले मैं आपको नॉर्मली कहता हूँ। लेट्स से कि हम गए और हमने कहीं कॉम्बो में कोई चीज ली, लेट्स से कि हम पीवीआर मूवी देखने गए, वहां पे कॉम्बोज मिलते हैं, हमने कैरेमल पॉपकॉर्न प्लस लेट्स से कि पेप्सी का एक कॉम्बो लिया, 630 रुपीज उन्होंने चार्ज की। बट जब हम वहां लेने पहुंचे उसने कहा यार आज तो सॉरी सर कैरेमल पॉपकॉर्न है ही नहीं। अब हमने पेप्सी ले ली और हमने 3-4 सिप भी ले लिए। अब हम ये नहीं कह सकते कि पेप्सी वापस ले ले तू, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो नॉन सेवरेबल है, इसमें तो हमने कॉम्बो लिया है। तो अब इसमें क्या होगा, हम सामने वाले को कहेंगे तू मुझे कौन सा पॉपकॉर्न दे रहा है, अब वो कहेगा सर मैं आपको चीज पॉपकॉर्न दे रहा हूँ या सॉल्टेड दे रहा हूँ। तो अगर सॉल्टेड पॉपकॉर्न 480 रुपीज वाले कॉम्बो में आते तो अब हम उसको कहेंगे तू 150 रुपीज हमें रिफंड कर वापस, मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते, एक पार्ट हम एक्सेप्ट कर चुके हैं, तो अब कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल नहीं हो सकता। बट जो डैमेजेस हैं, जो उसने एक्स्ट्रा हमसे पैसा लिया और जिसकी सर्विसेज नहीं दी, जो सामान नहीं दिया, सर्विसेज क्या सॉरी सामान नहीं दिया, उसके हम उससे वापस रिटर्न ले लेंगे। क्लैरिटी है, आई थिंक एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। अब यहां जाता, अब ये कंपल्सरीली मानना पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है क्योंकि पेप्सी पी चुके थे। इन एंटायर और इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट वंस गुड्स आर एक्सेप्टेड बायर मस्ट ट्रीट एज अ breach of warranty, not as a breach of condition. Buyer orders 100 bags of wheat, 10 defective, can't reject all, only damages. भैया 10 डिफेक्टिव आए ना, उस 10 का पैसा वो कम दे देगा, बट वो ये नहीं कहेगा मैं सारे के रिटर्न नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजिबल था, 100 का ही कॉन्ट्रैक्ट था, उसी बेसिस पे सामने वाले ने रेट्स वगैरह नेगोशिएट करी होगी। दिमाग में गया अपन ने क्या बोला। लास्ट अब आता है एक्सक्यूज्ड बाय लॉ, आ रहा समझ में। अब एक्सक्यूज बाय लॉ क्या होता है, जैसे भी अपन ने कहा कि डिलीवरी इस डेट तक मिल जानी चाहिए, डिलीवरी का जो टाइम होता है वो एक असेंशियल स्टिपुलेशन होती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन होती है। अब यहां पे एग्जांपल देखो, डिले इन डिलीवरी ड्यू टू गवर्नमेंट बैन, मतलब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया जिसकी वजह से वो डिलीवरी में क्या हो गया, डिले। तो यार यहाँ तो कानून की वजह से, कानून तोड़ के तुम्हारे तो डिलीवरी थोड़ी करेगा वो, तो उस केस में बेटा आपने एक्सक्यूज बाय लॉ गया, अब आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, अब आप सिर्फ जो डैमेजेस हुई हैं उनका हर्जाना वसूल सकते हो। जैसा मैंने कहा ये दोनों वॉलेंट्री है मेरे प्यारे लाडलों, और ये दोनों कंपलसरी हैं, तुम्हें मानना ही मानना है। दिमाग में गया या दिमाग में नहीं गया, आई होप मैंने जो आपको समझाया दिमाग में सेट रहा होगा। एक बार फटाफट आप स्क्रीन पे देख लो, मैंने आपको जो भी ये हम पढ़ क्या रहे हैं, ये सिचुएशन
सेक्शन 13, जहां टूटेगी कंडीशन बट मानेंगे टूटी क्या है, वारंटी। देखिए अब स्क्रीन पे। चलिए गाइस, तो बढ़ते हैं अब आगे। देखो अब बेटा, जो भी अभी हमने बात की लेट्स से हमने बात की कंडीशंस की और वारंटीज की, तो पहले कंडीशन पे आते हैं। जो भी कंडीशन होती है वो दो तरह की कंडीशंस हो सकती हैं, और असल में अभी डिटेल में देखेंगे, पहले बेस दे रहा हूं ताकि फिर हम मॉड्यूल पे जाएं तो इजीली समझ में आए। एक होती है जिसको हम कहते हैं इम्प्लाइड वारंटीज, सॉरी इम्प्लाइड कंडीशंस, और एक होती है एक्सप्रेस कंडीशंस। जब मैं कहता हूं कोई इम्प्लाइड कंडीशन है, इसका मतलब लॉ प्रिज्यूम करता है कि ये कंडीशन तो होंगी होंगी। मतलब इंप्लाइड में लॉ प्रिज्यूम कर रहा है कि भैया अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्ट किया है गुड्स का, तो ये प्रिज्यूम करता है लॉ कि ये कंडीशंस तो होंगी होंगी, भले ही आपने एक्सप्रेसली तय नहीं करी। सर अगर मान लो इसमें से हम कुछ रिमूव करना चाहें, तो आप एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट करके, मतलब आप फिर उसको रिमूव अगर करना है तो आपको अब एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि भैया, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि भाई हमारे इस सेल ऑफ गुड्स में ये वाली इंप्लाइड कंडीशन नहीं होगी, अदरवाइज तो लॉ प्रिज्यूम करेगा कि भैया ये है ही है। एक्सप्रेस आप समझ ही रहे हो, एक्सप्रेस आप समझ रहे हो कि यार यहां पे एग्रीमेंट के थ्रू आप कुछ कंडीशंस डाल सकते हो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये एक एसेंशियल फैक्टर है, और ये एसेंशियल फैक्टर अगर नहीं हुआ तो हम कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देंगे, अदरवाइज हम कंटिन्यू करेंगे। अब आप देखो ना चैप्टर आगे कैसे बढ़ेगा। एक्सप्रेस कंडीशंस तो आपको पढ़ाई ही नहीं जा सकती, क्योंकि एक्सप्रेस तो कोई भी कितनी भी तय कर सकता है। तो हमारे सिलेबस में ऑब्वियसली हमें जो पढ़ाई जाएगी वो है इंप्लाइड कंडीशंस। क्या पढ़ाई जाएगी? इंप्लाइड। तो अब हम मेरे प्यारे लाडलों हम पढ़ेंगे कि यार कौन कौन सी इंप्लाइड कंडीशंस होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बेस एक बार रीड कर लेते हैं, भले ही हमने समझ लिया एक्सप्रेस एंड इंप्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज। तो पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? कंडीशंस। अब even if a contract does not clearly mention every condition or warranty, the law automatically implies some important stipulation to protect the buyer। अब इसमें क्या कर रखा है, भले आपस में उन्होंने कोई कंडीशन और वारंटी सेट नहीं करी, बट लॉ फिर भी कुछ ऐसे प्रिज्यूम करता है कि है। क्यों? क्योंकि वो बायर को प्रोटेक्ट करना चाहता है। अब मैंने कहा दीज आर कॉल्ड इंप्लाइड कंडीशंस एंड इंप्लाइड वारंटीज। कंडीशन के केस में इंप्लाइड कंडीशंस, वारंटी के केस में जो लॉ प्रिज्यूम करता है उसको इंप्लाइड वारंटी कह देते हैं। क्लियरिटी है? अब मैंने कहा बेसिक वर्सेस इंप्लाइड। एक्सप्रेस कंडीशन या वारंटीज जो हमने कहा एग्रीमेंट के थ्रू हो जाएगी, वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंप्लाइड कंडीशन मतलब प्रिज्यूम करता है लॉ है, अगर हटानी है तो एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि हमारे सेल ऑफ गुड्स में भैया ये वाला जो कंडीशन या वारंटी है नहीं लगेगी। ठीक है, चलिए अब मैंने कहा यहां पे अब एक एक करके मैंने इतना जबरदस्त आपके लिए चार्ट बनाया है, एक एक करके हम एक एक कंडीशन को सेट करेंगे कि कौन कौन से इंप्लाइड है। हाँ, एक्सप्रेस कंडीशंस नहीं होगी, वो मैंने बता दिया क्यों नहीं होगी और आप भी समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे इंप्लाइड कंडीशन की। सबसे पहले कंडीशन एज टू टाइटल। अरे यार, आप जो सामान बेच रहे हो उस सामान की ओनरशिप तो आपके पास होनी चाहिए। आप समझिए मेरी गाड़ी है, अब मेरी गाड़ी अगर बाहर पार्क है और पार्किंग पे गाड़ी खड़ी खड़ी किसी और बंदे ने, ए ने अगर बी को बेच दी, तो क्या बी ओनर हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि भैया मैं बी से गाड़ी का ओनर मैं हूं, तो मैं तो पुलिस के थ्रू या किसी के भी थ्रू भी मेरी गाड़ी क्या कर सकता हूं? रिकवर कर सकता हूं। तो हमेशा कोर्ट ये प्रिज्यूम करता है कि टाइटल तुम्हारे पास होना चाहिए जिस चीज को तुम बेच रहे हो। अगर टाइटल तुम्हारे पास नहीं है तो सामने वाला उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, और तुम्हारी इस गलत सेल की वजह से उसको अगर कोई डैमेज हुई तो वो आपसे वो रिकवर भी कर सकता है। आ रहा समझ में? तो सबसे पहला क्या है? कंडीशन एज टू टाइटल। आ रहा समझ में? अब यहां पे क्या है? सेलर मस्ट हैव अ वैलिड राइट टू सेल। सेलर के पास क्या होना चाहिए? एक वैलिड राइट टू सेल होना चाहिए, और वो कब आएगा? जब वो ओनर होगा। एट द टाइम प्रॉपर्टी पासेस इन केस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल, एंड राइट टू सेल इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स। अब यहां पे क्या बात हो रही है? अब यहां पे इसने एक्सप्लेनेशन में दो चीजें जोड़ दी, मॉड्यूल में दो चीजें डाल दी कि भाई अगर सेल मतलब हाथों हाथ माल बेचा जा रहा है, उस वक्त तो जब माल बेचा जा रहा है उसके पास वो राइट होना चाहिए कि वो वैलिड ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है। भाई नॉर्मली तो ओनर ही करता है, बट आगे जाके हम थर्ड यूनिट में पढ़ेंगे नॉन ओनर भी कर सकते हैं, बट नॉर्मली जब वो माल बेच रहा है उसके पास राइट होना चाहिए कि वो वैलिड ट्रांसफर कर सकता है। बट अगर राइट टू सेल है मतलब फ्यूचर में ट्रांसफर करना है, तो जब वो ट्रांसफर करेगा उस वक्त उसके पास वो राइट टू सेल होना चाहिए। क्लैरिटी है? अब यहां पे देखो
सेल ऑफ स्टोलन कार बायर कैन रिजेक्ट। अरे यार भले ही ए और बी का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ए ने कहा मैं गाड़ी बेच दूंगा, बी ने कहा मैं खरीद लूंगा, बट जैसे बी को पता पड़ेगा अरे गाड़ी छुड़ाई हुई है, अगर बी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को, और चाहेगा ही, वो गाड़ी को क्या, कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में एक बेसिक कंडीशन होती है कि आपके पास टाइटल है और आप टाइटल पास कर सकते हो। क्लैरिटी है? चलिए, तो मैंने कहा पहली कंडीशन। अब मैंने कहा अगली तीन आपको एक जैसी लगेगी, एक जैसी मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा, बट आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कहा सबसे पहले सेल बाय डिस्क्रिप्शन। अब मैंने कहा एग्जांपल से समझेंगे, फटाफट फटाफट समझ में आ जाएगा। बायर ऑर्डर्स रेडमी नोट 13 बट गेट्स नोट 12। अरे बायर ने क्लियरली डिस्क्राइब किया था मुझे रेडमी का फोन क्या चाहिए, रेडमी का नोट चाहिए 13, और हमने उसको रेडमी का कौन सा वाला दे दिया 12। तो भैया आपने जो डिस्क्राइब किया उस डिस्क्रिप्शन के हिसाब से यहां पे माल नहीं मिला, तो भाई बायर के पास राइट है, वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है, कैंसिल। सर ये बार बार कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल की बात क्यों हो रही है? अरे हम कंडीशन की बात कर रहे हैं ना, तो कंडीशन में तो यही होगा ना, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का राइट आएगा। तो टाइटल नहीं है तो कैंसिल, आपने जो डिस्क्राइब किया था उस हिसाब से माल नहीं दिया तो कैंसिल। अब मैंने कहा सैंपल क्या होता है? सैंपल मतलब आप दुकान वाले के पास गए, सेम एग्जांपल, सैंपल आप दुकान वाले के पास गए, उसने चीनी दी। अब जो चीनी दी, जो आपको सैंपल दिखाया वो बिल्कुल प्योर था, कोई टेंशन नहीं थी, बट जब उसने, आपने कहा ठीक है यार बढ़िया सैंपल लग रहा है, एक काम कर 100 किलो मेरे घर चीनी भिजवा दो। अब भैया 100 किलो जब चीनी भिजवाई, उसमें धूल मिट्टी कंकड़ सब दिखने लग गए, तो भैया उसमें बल्क में तो डस्ट मिली, तो यार ये भी गड़बड़ है। सेलर ने दिखाया कोई और सैंपल, माल दिया कोई और, तो भैया यहां पे तो अब राइट आना चाहिए ना कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का, ये तो वो माल है ही नहीं जो उसने दिखाया था। तो सर क्या कहना चाह रहे हो आप? मैंने कहा भैया कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन के जो डिस्क्राइब किया वैसा माल होना चाहिए, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। सैंपल क्या कहता है? जो माल आपने सैंपल दिखाया वो सैंपल जैसा ही आपका बल्क होना चाहिए, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। कितनी कंडीशन पढ़ ली हमने? इंप्लाइड 3, कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू सैंपल। अब चौथा इन दोनों का मिक्सचर कि आपने कंडीशन एज टू सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन। ने यहां पे देखो सैंपल में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है एक बार रीड कर लेते हैं। बल्क मस्ट कॉरेस्पॉन्ड विद द सैंपल इन क्वालिटी, बायर मस्ट हैव रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू कंपेयर बल्क विद सैंपल। हाँ ये चीज ध्यान रखना, मान लो 100 किलो केजी वो शुगर देने आया, अब मैं कह रहा हूं यार मुझे वेरीफाई कर लेने दे वही माल है क्या, तो हमें अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट इज गुड मस्ट बी फ्री फ्रॉम लेटेंट डिफेक्ट्स नॉट अपेरेंट ऑन रीजनेबल एग्जामिनेशन ऑफ द सैंपल। अब आप एक चीज देखो, जैसे यहां पे शुगर की बात हुई, अब शुगर में क्या हुआ? शुगर में जब उसने हमें चीनी दी, हम जैसे ही वो बल्क में से हाथ निकाल के देखेंगे हमें पता पड़ जाएगा चीनी वही है जो हमने मंगाई थी या कुछ गड़बड़ है। बट कई आइटम ऐसे भी होते हैं ना, आप कहीं गए और आपने एक एसी ऑर्डर किया, अब एसी में आपको उसने कहा कि इसके अंदर कॉपर वायर है, तो अब वो जब आया आप एसी खोल के तो नहीं देखोगे, बट कल को लेटर ऑन आपको पता पड़ा कि साला इसमें एसी में कॉपर वायर ही नहीं जो वो कह के बेच रहा था, इसमें तो दूसरा वायर है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब हम ये कह रहे हैं कि बायर के पास चांस होना चाहिए गुड्स को सैंपल के साथ चेक करने के लिए, क्योंकि अगर सैंपल से मैच नहीं होगा तो वो ये वही रिजेक्ट कर देगा, बट बायर पे भी जिम्मेदारी आप उन्हीं डिफेक्ट्स की डाल सकते हो ढूंढने की जो कि लेटेंट डिफेक्ट्स ना हो, विजिबल डिफेक्ट्स हो। एक डिफेक्ट्स होते हैं जो अपेरेंट नहीं होते, अपेरेंट डिफेक्ट्स है उसके लिए तो बायर हाथों हाथ ढूंढ के बता देगा, बट लेटेंट अगर डिफेक्ट होंगे उसके लिए बायर जिम्मेदार नहीं होगा, वो अपेरेंट डिफेक्ट ढूंढ के बता सकता है। इसका मतलब कल को फ्यूचर में जाके बता पड़ा कोई लेटेंट डिफेक्ट था, तो सेलर ही नहीं कह सकता मैंने तेरे को एग्जामिनेशन का चांस दिया था ना, अरे भाई तूने एग्जामिनेशन का चांस दिया था, मैं अपेरेंट चेक कर सकता हूं, मैं लेटेंट डिफेक्ट चेक नहीं कर सकता। वापस वापस मुझे बताओ ना कि यहां तक क्लियर है? कंडीशन एज टू टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल। अब आ रहे सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, तो भैया जो गुड्स हैं वो सैंपल के साथ भी मतलब आपने कुछ सैंपल भी दिखाया और डिस्क्राइब भी किया, जो गुड्स हैं वो सैंपल और डिस्क्रिप्शन के साथ मैच होना चाहिए। व्हाइट कॉटन सैंपल, आपने सैंपल दिखाया, डिस्क्रिप्शन सेज 100% कॉटन, आ रहा समझ में? अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा था कि भैया 100% कॉटन होगी, और आपने सैंपल दिखा दिया। अब जब एक्चुअल बल्क आया वो तो मिक्स्ड आया, उसमें कॉटन के साथ और कुछ भी मिक्स था, तो यार आपने जो सैंपल दिखाया, जो आपने डिस्क्राइब किया, जो एक्चुअल माल है वो उससे मैच नहीं करता। तो अगर आपने सैंपल और डिस्क्राइब दोनों किया था तो आपका जो बल्क है ना वो सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों के साथ मैच करना चाहिए। तो मुझे बताओ कितनी कंडीशन हो गई? 4। पहली कौन सी? 4 हो गई। पहली कौन सी? टाइटल, दूसरी कौन सी? सैंपल, तीसरी कौन सी? डिस्क्रिप्शन, चौथी कौन सी? सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन।
अब मैंने कहा इसके बाद अब आप आगे की 3 कंडीशन और देखो भाई। चलिए गाइस, तो अब बढ़ते हैं। अब अगली 3 कंडीशन आप देखो क्या है। कंडीशन है पहली वाली कि भाई सामने वाला आइटम फिट, मतलब उसकी फिटनेस और क्वालिटी को लेके क्या रहेगा। मतलब क्या कंडीशन होती है क्या कोई क्वालिटी और फिटनेस को लेके भी? पर टेक्निकली तो ये डिफिकल्ट है ना। आप सोचो, किसी को हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन पे स्केल सामने वाले के लिए कोई सुपीरियर हो तो दूसरे वाले के लिए वो इंफीरियर हो। आज आपके लिए जो लग्जरी है वो लग्जरी अंबानी के लिए लग्जरी थोड़ी है। तो क्वालिटी और फिटनेस के लिए कंडीशन बनाना तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए टेक्निकली ऐसी कंडीशन नहीं है, बट फिर भी कुछ एक्सेप्ट, मतलब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो तो सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा क्वालिटी और फिटनेस के लिए। आ रहा समझे? तो वो मैं कंडीशन आपके दिमाग में सेट करता हूं। सबसे पहले देखो, नो इंप्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। भाई क्वालिटी और फिटनेस को लेके कोई ऐसी इंप्लाइड कंडीशन नहीं है। बट यस, नंबर 1, अगर बायर ने सामने वाले सेलर को बताया था कि वो किस पर्पस के लिए सामान खरीद रहा है। नंबर 2, और उसने सेलर के स्किल या जजमेंट पे रिलाई किया था। नंबर 3, सेलर डील इन सच गुड्स, और सेलर क्या है, उन गुड्स में क्या करता है, डील करता है। तो भाई उस केस में ही सेलर जिम्मेदार होगा। आप समझने की कोशिश करना। आप एक दुकान पे गए, लेट्स से फॉर एग्जांपल हमने कहा यार पार्टी करते हैं अपन। हमने कहा क्या करें सर, दाल बाटी चूरमे की पार्टी करते हैं। हमने कहा ठीक है। तो मैंने कहा यार एक काम करना, चूरमा लेके, चूरमे जो बनता है ना वो आटे से बनता है। तो वो जो आटे का चूरमा बनता है वो आटा जो होता है थोड़ा सा मोटा होता है, मतलब नॉर्मल गेहूं की जो रोटियां बनती है उससे थोड़ा सा मोटा होता है। तो दुकानदार से जब लेने जाए उसको बताना कि यार हमें ना चूरमा बनाने के लिए आटा चाहिए। अब तुम दुकान पे गए, उस चूरमा के लिए आटा चाहिए। अब क्योंकि आपको तो पता नहीं था, नंबर 1 बायर मेक्स, आपने, बायर ने सेलर को अपना पर्पस बताया। नंबर 2, आपने उसके स्किल पे डिटरमाइन किया, भाई साहब आप देख के देना, आपको तो कैसे पता होगा मोटा क्या पतला क्या है। तो आपने उसके स्किल पे डिटरमाइन किया और वो चूरमे का आटा बेचता है। तो उस केस में कल को अगर वो आटा पता पड़ता है यार चूरमे के लिए फिट नहीं है, वो तो पतला वाला गेहूं की रोटी के लिए दे दिया, तो हम सेलर को वापस ले जाके अपने पैसे लेके आ सकते हैं। मुझे बताओ ना, दिमाग में गया या नहीं गया? हाँ। बट कल को आप वहां गए और आपने कहा यार मुझे चूरमे के लिए आटा चाहिए, दुकानदार ने आपके सामने आटे रख दिए, भाई साहब आप देख लो जो लेना है। इसका मतलब आपने सेलर के स्किल और जजमेंट पे तो रिलाई नहीं किया। अब आप खुद अपनी इच्छा से लेके आए हो, अब आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। आ रहा समझ में? तो ये जो कंडीशन है क्वालिटी और फिटनेस की, एक्चुअल में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। बट इन एक्सेप्शनल केसेस में तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाए, आपने पर्पस बताया, उसके स्किल पे डिटरमाइन किया और उसमें डील करता है, तो उस केस में आप चाहो तो इसको कंडीशन मान के आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। दिमाग में गया? अब यहाँ पे देखो ना, बायर ने सेलर को कहा मुझे आउटडोर के लिए पेंट चाहिए, आउटडोर के लिए पेंट चाहिए, बट उसने क्या किया, इंडोर के लिए पेंट दे दिया। तो जब इंडोर के लिए मेरे प्यारे बच्चों पेंट दिया, वो पेंट तो खराब हो जाएगा। आरस में इंडोर वाला पेंट बाहर लगाओगे, तो उस केस में सेलर को ये वापस पेंट रिटर्न कर सकता है और अपने पैसे वापस ले सकता है। तो मुझे बताओ दिमाग में गया या दिमाग में नहीं गया? कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस वैसे होती नहीं है, बट 3 एक्सेप्शनल कंडीशन है, फुलफिल हो गई तो ये कंडीशन बन जाएगी। दिमाग में गया? अब आओ, अब आते हैं बेटा 6th पे। देखो ये पूरी याद भी करानी है मुझे। 6th पे आते हैं, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबल क्वालिटी। मर्चेंटेबल मतलब क्या होता है कि यार वो सेल करने लायक होना चाहिए। आरसन में सेल करने लायक होना चाहिए, अनमर्चेंटेबल नहीं होना चाहिए। आरसन में अब देखो, जैसे आपने आपने कोई पर्टिकुलर चीज, जैसे एग्जांपल पहले पकड़ता हूं, आपने एक जूता खरीदने गए, आपने कहा यार मुझे बढ़िया एक एंकल वाला शूज देना। उसने तुम्हें शूज दिया, बट वो जो शूज था ना उसका सोल टूटा हुआ था। उसका सोल क्या था? टूटा हुआ था। तो क्या ये सेलेबल है? ऑब्वियसली सेलेबल नहीं है। सर वहां जूता आपने देखा तो होगा ना, दिख गया होगा। अरे यार आपने जब जूता किया तो आपने जूता कौन सा लिया? मान लो एक पांव का आपने पहन के देख लिया, दूसरे पांव का आपने देखा नहीं, फिर आपने जैसे डब्बा खोला आपको पता पड़ा सोल टूटा हुआ, आप गए, आपने कहा देखिए यार अनमर्चेंटेबल क्वालिटी का तूने सामान बेचा, उसको पैसा देना पड़ेगा। वैसे टेक्निकली अगर ये अपेरेंट डिफेक्ट है तो तुम्हें उसी समय या लगभग एक रीजनेबल टाइम में देख के उसको रिटर्न करना चाहिए। दिमाग में गया या दिमाग में नहीं गया? वापस वापस ये देखो, थोड़ा थोड़ा बात क्वालिटी पे हो रही है। यहाँ फिटनेस और पर्पस की बात हो रही थी, यहाँ पे मर्चेंटेबल क्वालिटी की बात हो रही है। तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। मर्चेंटेबल क्वालिटी मतलब क्या है? यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये इंफीरियर सुपीरियर है। मतलब जो भी आप सामान दे रहे हो, जैसे आपको किसी ने फोन बेचा बट उसके ऊपर स्क्रैच लगा हुआ था, उसके ऊपर क्रैक आया हुआ था, तो भैया वो मर्चेंटेबल क्वालिटी थोड़ी है। क्या आप ऐसा मोबाइल बेच सकते हो? क्या क्या सामने वाला ऐसा मोबाइल खरीद सकता है क्या? ऑब्वियसली नॉट। जो भी माल आप बेच रहे हो वो मर्चेंटेबल क्वालिटी का होना चाहिए। उसके बाद आते हैं कंडीशन एज टू होलसमनेस।
इसका मतलब ये खाने पीने के आइटम में लगती है कि आप जो सामान खाने पीने का आदमी को दे रहे हो क्या वो कंजम्पशन के लिए लायक है या नहीं है। कल को आपने कोई एक्सपायर्ड प्रोडक्ट भेज दिया, कल को सामान से आपने बर्गर वर्गर कुछ भी ऑर्डर किया, पता पड़ा उसमें से कोई इंसेक्ट निकल गया, तो भैया क्या वो खाने लायक है? नहीं। तो उस केस में आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो और सामने वाले से पैसा भी ले सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया, मैंने इसको याद करने के लिए, क्योंकि याद रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे केवी टेम्पटर का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा वो इसी से रिलेटेड है पूरा का पूरा। तो केवी टेम्पटर जब पढ़ेंगे तो हमें ये 7 दिमाग में याद होने चाहिए। तो पहले तो मैं ये 7 आपसे पूछ लेता हूं। मैंने उसको डिवाइड किया 1+3+3, 1+3+3 में डिवाइड किया ताकि याद रखने में आसानी हो। 1 कंडीशन एज टू टाइटल, ये सबसे अलग है, टाइटल आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आप माल बेचोगे कैसे। अब ये जो 3 है ये क्या है? सैंपल, डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल डिस्क्रिप्शन। आ रहा समझ में? याद हो गया? ये जो है ये क्वालिटी से रिलेटेड है तीनों, एक फिटनेस या पर्पस, एक मर्चेंटेबल क्वालिटी और तीसरा होलसमनेस। बट तीनों है तो रिलेटेड ही ना। अरे यस के नो? क्या 1+3+3 याद हो गया? सर आप बार बार अभी कह रहे थे केवी टेम्पटर, उससे भी थोड़ा कनेक्ट कर दो। तो चलो केवी टेम्पटर से कनेक्ट करते हैं अब थोड़ा। देखिए भाई, केवी टेम्पटर की अपन बात कर रहे थे, अब मैं क्यों डायरेक्टली इंप्लाइड कंडीशन से केवी टेम्पटर पे आ गया, अभी आपको अगले 2 मिनट में मैं आइडिया दे दूंगा। देखो केवी टेम्पटर क्या कहता है कि नॉर्मली जो सेलर माल बेच रहा है, सेलर उसको कह रहा है ये मेरा माल है, देख ले भैया, तेरे को समझ में आता तो खरीद ले, नहीं समझ में आता तो तू मत खरीद। बाद में मत कहना कि यार मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, मैं तो ऐसा सोच रहा था, मैं तो वैसा सोच रहा था। तो नॉर्मल जनरल रूल ये कहता है कि भाई लेट द बायर बिवेयर, मतलब जो बायर है ना वो खुद ही जिम्मेदार होगा जो सामान खरीद रहा है। तो डॉक्ट्रिन और प्रिंसिपल ऑफ ये जो केवी टेम्पटर है क्या कहता है? ये कहता है लेट द बायर बिवेयर। अब बायर क्या कह रहा है ये समझो। अब ये क्या कह रहा है कि बायर खुद जिम्मेदार होगा, ये पूरा ये समझा रहा है। जनरल रूल क्या कहता है? लेट द बायर बिवेयर, बायर मस्ट एक्सरसाइज ड्यू केयर इन सेलेक्टिंग गुड्स। सेलर थोड़ी बताएगा कि मेरे गुड्स में ये कमी है, सेलर इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट। सेलर थोड़ी बताएगा मेरे गुड्स में ये वाली गड़बड़ी है, तो बायर खुद ढूंढेगा और उसको सही लगेगा तो सामान खरीदेगा, नहीं तो नहीं खरीदेगा। आ रहा समझ में? अब देखो, देयर इज नो इंप्लाइड कंडीशन और वारंटी एज टू द क्वालिटी और फिटनेस ऑफ द गुड्स इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अरे यार जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो रहे हैं उसमें कोई फिटनेस और क्वालिटी की कंडीशन या वारंटी होती नहीं है। सर आप भी अभी पढ़ा के लाए थे इंप्लाइड कंडीशन में कि कोई नहीं होती है, बट आपने कहा था कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो सेलर जिम्मेदार होगा। तो मैं यही कह रहा हूं, ये जो आप अभी प्रिंसिपल देख रहे हो, ये प्रिंसिपल तो आपको यही कह रहा है कि भैया बायर जिम्मेदार होगा, सेलर नहीं होगा। बट इस प्रिंसिपल ने जब ये प्रिंसिपल दिया उसके बाद खुद यहां पे एक्सेप्शन दे दिए। क्या दे दिए? यहां पे एक्सेप्शन दे दिए। और कितने एक्सेप्शन दिए? अब ये सारे एक्सेप्शन भी नहीं, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें कुछ कुछ में तो लिखा हुआ है सेलर जिम्मेदार नहीं है। टोटल 8 पॉइंट हमें बोला है एक्सेप्शन के तौर पे डिस्कस करना है। अब हम उनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे क्या कहता है। सबसे पहले यहां पे फिटनेस फॉर बायर्स पर्पस, क्या बोला मैंने? फिटनेस फॉर बायर्स पर्पस। मुझे बताओ क्या सेलर जिम्मेदार होगा कि गुड्स बायर के लिए फिट है या नहीं है, उसके पर्पस के लिए पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हम ऑलरेडी पढ़ के आए नहीं होता, बट हमने वो 3 कंडीशन पढ़ी थी कि बायर ने क्लियरली अपना पर्पस बताया, सेलर के स्किल पे डिपेंड किया और सेलर उस पर डील करता है, तो क्या सेलर जिम्मेदार होगा? यस, इसीलिए तो एक्सेप्शन है। हम यही तो कह रहे हैं यहां पे सेलर जिम्मेदार होगा, बायर नॉर्मली हम क्या कह रहे हैं? बायर जिम्मेदार होगा, बट हम यहाँ क्या कह रहे हैं? एक्सेप्शन है, यहाँ पे सेलर जिम्मेदार होगा क्योंकि वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। अब मैं क्या बता रहा हूं, अभी मर्चेंटेबल क्वालिटी का भी अभी हम देख के आए थे, इंप्लाइड कंडीशन से जो कनेक्ट हो रहे हैं पहले वो बता रहा हूं। यहां पे देखो मर्चेंटेबल फिटनेस वाला देख के आए थे, मर्चेंटेबल क्वालिटी हम लोग देख के आए कि अगर कोई गुड्स आप ऐसे भेज रहे हो जो मर्चेंटेबल क्वालिटी के होते हैं तो भैया वही गुड्स वैलिड होंगे। बट अगर सामने वाले ने आपको अनमर्चेंटेबल भेज दिया, ऐसे जो सेलेबल ही नहीं है, आप गुड्स रिटर्न करके अपना पैसा ले सकते हो। तो यहाँ पे सेलर जिम्मेदार हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब आप देखो आगे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, क्या सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल, सेल बाय सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन, क्या ये तीनों भी बिल्कुल बेसिक्स नहीं है? हम ऑलरेडी पढ़ के आए। अगर आपने सैंपल दिखा के डिस्क्राइब करके या सैंपल दिखा के डिस्क्राइब भी करके अगर सामान सामने वाले को बेच दिया, अब आप ये नहीं कह सकते कि बायर खुद जिम्मेदार होगा। आरएस ने हाँ कोई अपेरेंट चीज है उसके लिए बायर को आप रिस्पॉन्सिबल मान सकते हो, बट लेटेंट डिफेक्ट्स के लिए कभी भी नहीं मान सकते। तो इन तीनों केस में भी क्या होगा? सेलर जिम्मेदार होगा। हम पढ़ ही रहे हैं यार, हम कह रहे हैं लेट द बायर बिवेयर, बायर जिम्मेदार होगा, बट इन एक्सेप्शनल केसेस में सेलर होगा। तो 5 तो हम डायरेक्ट वहां से उठा के ले आए।
5 तो हम क्वालिटी, फिटनेस, मर्चेंटेबल क्वालिटी और हम ये सैंपल डिस्क्रिप्शन, सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन लिया है। अब बाकी के अपन एक एक करके जो एक्स्ट्रा 3 है उनको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। अब यूजेज ऑफ ट्रेड तो कुछ पॉइंट है ही नहीं। यूजेज ऑफ ट्रेड ये कहता है कि मान लो आप पर्टिकुलर कोई सेगमेंट में हो, सेक्टर में हो, एरिया में हो और ट्रेड के यूजेज के हिसाब से सेलर इस चीज के लिए जिम्मेदार होगा, उसके लिए यस सेलर जिम्मेदार होगा, तो वो तो बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई आपके बिजनेस नॉर्म्स चल रहे हैं, कोई ट्रेड का नॉर्म्स चल रहा है, कोई कस्टम्स चल रहे हैं, तो भैया उस केस में सेलर जिम्मेदार होगा। ऐसा नहीं कह सकते केवल टेम्पटर का रूल लगेगा। नेक्स्ट इज फ्रॉड। अगर मान लो सेलर ने कोई फ्रॉड किया या कोई ऐसी चीज जो इंपॉर्टेंट ही थी वो बताई नहीं, तो उस केस में भी भैया सेलर जिम्मेदार होगा ही होगा। तो मुझे बताओ क्या इस पेज पे जो पांचों लिखी हुई हमने कर लिया, सैंपल डिस्क्रिप्शन, फ्रॉडुलेंट, कंसीलमेंट और हमने ये वाला कौन सा यूजेज ऑफ ट्रेड भी कर लिया। अब हमारे पास यहां पे बचता है कौन सा एक, और वो क्या है, परचेज अंडर द पेटेंट और ब्रांड नेम। अब यहां पे क्या लिखा है, अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। अब देखो नॉर्मल एक्सप्लेनेशन जो किताब में पढ़ के सब समझाते हैं वो एक बताऊंगा, फिर मैं मेरा एक और पर्सपेक्टिव आपको इसमें अलग से भी बताऊंगा। मैंने कहा देखो, जब हम कह रहे हैं कि कोई भी ब्रांड के अंदर कोई सामान खरीदा, मान लो आप गए किसी के पास और उसने कोई पर्टिकुलर ब्रांड का आपको सामान दे दिया। अब जब आप गए, आपने कहा मुझे इस ब्रांड का ये सामान चाहिए, सेलर ने आपको वो दे दिया, अब आप घर लेके चले गए। तो जो किताब कहती है वो भी ये कह रही है कि ब्रांड या पेटेंट पे अगर आपने कोई सामान खरीदा है तो भैया अब सेलर जिम्मेदार नहीं होगा, आपको जो चाहिए था वो उसने दे दिया। यहां तक ये पर्सपेक्टिव रुक जाता है, मैं आपको रीड भी करा देता हूं। वेयर गुड्स आर परचेज्ड अंडर अ पेटेंट और ब्रांड नेम, नो इंप्लाइड कंडीशन और फिटनेस अराइजेस एज द बायर रिलाइज ऑन द ब्रांड इटसेल्फ। बायर ने आके ब्रांड मांगा, हमने दे दिया, अब सेलर जिम्मेदार नहीं है। बट मैं अब पर्सपेक्टिव लेता हूं, जैसे इसमें एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है, नाइकी के आपने जूते खरीदे बट अब अगर आपको वो हर्ट हो रहे हैं तो उस केस में सेलर जिम्मेदार नहीं है, उसने तो नाइकी ब्रांड का आपको जूता दे दिया, आपने मांगा था उसने दे दिया। अब सवाल ये उठता है, भले ही मान लो वो जो रिटेलर अगर आप लेके चल रहे हो वो जिम्मेदार नहीं होगा बट नाइकी तो होगा। अगर उस गुड्स में जेन्युइनली कोई डिफेक्ट है, कोई साला मशीन में कोई खराबी आ गई थी, गलत बन के आ गया, तो उसके लिए नाइकी जिम्मेदार होगा, वो 100% होगा, उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो जिम्मेदार होगा। बट यस, जो सेलर अगर कोई ब्रांड का प्रोडक्ट्स बेच रहा है वो ब्रांड जिम्मेदार हो सकता है, वो सेलर जिम्मेदार नहीं होगा। यहाँ पे आप ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन दिमाग में सेट कर लोगे तो ईजी हो जाएगा। अब हम क्या बात कर रहे थे, हमने सबसे पहले पढ़ा स्टिपुलेशन एज टू टाइम, कि भैया टाइम, डिलीवरी और पेमेंट वाला। फिर हमने पढ़ा स्टिपुलेशन चीज होती है कंडीशन वारंटी, दोनों में डिफरेंस तक पढ़ डाला। फिर हमने कहा जो भी ये कंडीशन या वारंटी होती है इंप्लाइड या एक्सप्रेस हो सकती है। हमने कंडीशन पढ़ ली कि यार ये इंप्लाइड कंडीशन होती हैं, और वो इंप्लाइड कंडीशन हमने 7 पढ़ी, 1+3+3। फिर हमने देखा उन 7 में से 5 आपको यहाँ पे डायरेक्ट मिल गई केवी टेम्पटर के एक्सेप्शन में। फिर हमने कहा 3 मिसिंग कौन सी है, यूजेज ऑफ ट्रेड, पेटेंट वाला, और उसमें यूजेज ऑफ ट्रेड आ गया, पेटेंट वाला आ गया। अरे भाई देखो ना, यूजेज ऑफ ट्रेड आ गया, ये हमने यहाँ पे कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे कौन सा कर लिया, यूजेज ऑफ ट्रेड वाला आ गया, पेटेंट वाला पीछे आ गया, एंड अगर कोई फ्रॉड वगैरह किया तो वो भी हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो मुझे बताओ ना, क्या अब आपके दिमाग में सेट है अपन क्या कर रहे हैं। अब इस चैप्टर का, इस यूनिट का लास्ट पार्ट बचा है, दैट इज इम्प्लाइड वारंटीज। अब वो भी मैं आपको फटाफट बता दूंगा, दिमाग में 1 सेकंड में अंदर चले जाएगा। अब देखो इम्प्लाइड वारंटी क्या है। सबसे पहले आप देखो इम्प्लाइड वारंटी क्या है, क्वाइट पोजेशन। यार आपने अगर कोई सामान किसी से खरीदा और अगर उस पे क्वाइट पोजेशन, आप उसको एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे बताओ ना, क्या यू you नो know, क्या आपको नहीं लगता कि उस पोजीशन को एंजॉय करने के लिए तो आपने पैसा दिया था, अब अगर आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो और उसको एंजॉय करने के लिए आपको कोई और पैसा देना पड़ रहा है, तो वो आप किससे रिकवर कर सकते हो, ऑब्वियसली वो आप सेलर से। मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करोगे बट सेलर से रिकवर कर लोगे। एग्जांपल बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो लिखा वो उठाएं पहले तो, यू बाय अ लैपटॉप, नो वन शुड लेटर क्लेम इट फ्रॉम यू। अब ये तो जो हो गया, ये तो थोड़ा सा मतलब डायरेक्ट हो गया, वैसे आप इसमें ले सकते हो बट मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक कर दूं। इसमें आप ये मानो कि लेट्स से कि जैसे आपने एक टीवी खरीदा, अब टीवी आपने खरीदा एक डीलर से, अब वो डीलर जो सामान है वो मंगाता है लेट्स से चाइना से। अब चाइना से जब डीलर के पास माल आता है तो यहाँ पे उसको एक इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है। लेट्स से इसने ये इंपोर्ट ड्यूटी बिना दिए हुए ये टीवी मंगा लिए और ये टीवी आपको बेच दिया। अब कल को आपसे अगर सरकार ये ड्यूटी क्लेम करने आती है कि भैया देखो, मान लो कुछ भी XYZ हो गया,
मैं अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू गो बियॉन्ड द लॉ, मैं आपको कोई कस्टम लॉ या ये सब नहीं पढ़ाना चाह रहा, मैं सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देके बता रहा हूं कि अगर आपको कोई क्वाइट पोजीशन एंजॉय करने में समस्या आ रही है, जैसे यहाँ पे लेट्स से अब अगर ड्यूटी की डिमांड आप पे आ जाए कि 4,000 रुपया आपने ये ड्यूटी का पे नहीं किया, अदरवाइज आप पे नहीं करोगे तो हम टीवी जब्त कर लेंगे। अब आपने क्या किया, ये 4,000 रुपए इन कस्टम ड्यूटी वाले को पे कर दिए। अब आपने जो ये 4,000 रुपए पे किए, अब आपको तो ये एडिशनल नुकसान है, तो ये 4,000 रुपए अब आप डीलर से रिकवर कर सकते हो। यहां पे यही बात हो रही है। सर आप पढ़ा क्या रहे हो? भाई मैं पढ़ा रहा हूं इंप्लाइड वारंटी, मतलब ऐसी वारंटी जो अगर आपने आपस में तय भी नहीं करी तो लॉ प्रिज्यूम करता है कि ये वारंटीज होंगी। और वारंटीज क्या होती हैं? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, बट आपको जो नुकसान हुआ उसकी डैमेजेस की भरपाई होगी। जैसे यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते डीलर को टीवी वापस लेके चले जा, नहीं, आप उसको कहोगे टीवी मैं यहाँ पे लेके बैठा हूं, तूने मुझे कहा था मैं एंजॉय कर पाऊंगा, बट 4,000 रुपए मेरी जेब से लग गए, 4,000 रुपए मेरी जेब से लगे ना, ये तू मुझे देगा। आ रहा समझ में? नेक्स्ट इज फ्रीडम फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रेंसेस। नाउ फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रेंसेस का क्या मतलब है? मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। जैसे आज मान लो ये एक्टिवा थी, आ रहा समझ में? ये एक्टिवा थी, ये एक्टिवा अपन ने सेल कर दी। आ रहा समझ में? ये एक्टिवा सेल कर दी, किसको? मान लो लेट्स से ए को हमने सेल कर दी, 10,000 रुपए में हमने एक्टिवा बेच दी, ठीक है। अब ये एक्टिवा जब हम बेच रहे थे, उससे पहले ही ये एक्टिवा हमने किसी को गिरवी रख दी, और लेट्स से वो बी को गिरवी रख दी, और बी से हमने 4,000 रुपए लिए थे। क्लियर है? तो नॉर्मली लॉ ये प्रिज्यूम करता है कि जो सामान आप बेच रहे हो उसके ऊपर आपने कोई चार्ज क्रिएट नहीं कर रखा, मतलब वो फ्री है, कोई भी चार्जेस इनकम्बेंसेस से। बट अब यहाँ पे क्या हुआ, आपने जो एक्टिवा बेची वो तो आपने ऑलरेडी बी को गिरवी रख रखी है। अब आपने अगर ए को बेच दी, और अब बी ए के पास जाएगा कि भैया ये एक्टिवा तो मेरे पास गिरवी है, तो अब बी क्या करेगा, ए क्या करेगा, उसको 4,000 रुपए देगा, तभी तो वो एक्टिवा को अपने पास रख पाएगा। तो ए ने 4,000 रुपए दे दिए बी को, तो भैया अब ये जो ए है ये 4,000 रुपए हमसे रिकवर करेगा। हाँ, ये नहीं कहेगा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ, ये कहेगा देख भाई मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट के अलावा जो अपना तय हुआ था 4,000 रुपया देना पड़ा, ये डैमेजेस का नुकसान तू मुझे भर दे, बट यस दीज आर इम्प्लाइड वारंटीज, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, कंडीशंस नहीं है ये। क्लैरिटी है? दोनों क्लियर हो गए? अब मैंने कहा इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिटनेस बाय यूजेज ऑफ ट्रेड। अब यार आप समझ ही रहे हो, नॉर्मली फिटनेस और यूजेज का कोई भी पॉइंट होता ही नहीं है, बट अगर ट्रेड वगैरह जहां आप ऑपरेट करते हो कुछ एक पर्टिकुलर कुछ क्राइटेरियाज वगैरह सेट हैं, तो उस केस में एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। रीड कर लेते हैं मॉड्यूल क्या कहता है। A custom of the trade can imply a promise that goods are fit or acceptable as per the trade's usual standard unless excluded by express terms। मतलब नॉर्मली अगर आप कोई सामान बेच रहे हो तो एज पर द ट्रेड नॉर्म्स जो एक्सेप्टेबल क्वालिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए। आरस ने हाँ, अगर आपने एग्रीमेंट से कह दिया नहीं देख मेरी क्वालिटी गुड्स इसके नहीं है, इससे नीचे के मिलेंगे, तो फिर चलेगा, अदरवाइज उस ट्रेड के नॉर्म्स के हिसाब से होने चाहिए। तो ये तो नॉर्मल सा था यार। अब आते हैं डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ द गुड्स। भैया आपके गुड्स का कोई डेंजरस नेचर था, वो आपको सामने वाले को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, बट अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया तो अगर उसको कोई नुकसान हुआ उसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल देख लो, सेलिंग एसिड स्लैश स्ट्रॉन्ग हेयर डाई विदाउट वार्निंग सेलर लाइबल फॉर द हार्म। आपने कोई एसिड बेचा, कोई और हार्मफुल ऐसी चीज बेची, डाई वगैरह बेची जिसमें आपने डिस्क्लेमर नहीं दे रखा, और उस केस में अगर कोई नुकसान हो गया तो वो जो कंपनी होगी जो एसिड या डाई बना के आपको बेच रही है वो आपको जो भी लॉस हुआ उसके लिए कॉम्पनसेट करेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे फटाफट बताओ इस चैप्टर में हमने क्या कवर किया। इस चैप्टर में सबसे पहले सेक्शन 11 कवर किया, फिर हमने 12 किया। 11 में हमने स्टिपुलेशन एज टू टाइम पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि भैया जो स्टिपुलेशन होती है वो कंडीशन वारंटी होती है। फिर हमने देखा कुछ कंडीशंस है, कुछ मतलब कितनी, 4, जिनको टूटे की कंडीशन मानेंगे वारंटी। फिर हम गए एक्सप्रेस और इम्प्लाइड में, इम्प्लाइड कंडीशन देखी 1+3+3। फिर हम उसी से डायरेक्ट कूदे केवी टेम्पटर पे जहां पे हमने 5 यहाँ से उठाई, 3 नहीं पड़ी। फिर हम आए इम्प्लाइड वारंटीज पे जहां हमने 4 पढ़ा। आई होप आपको मैंने बहुत ही क्रिस्प तरीके से पूरा का पूरा यूनिट नंबर 2 सेल्स ऑफ गुड्स का कवर करा दिया है। अगले सेशन में इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे गाइस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।